स्वागत है आप सभी का हिंदी मित्र विवेक चैनल में। आज की कक्षाओं में हम चर्चा करेंगे टीचिंग सपोर्ट सिस्टम, यानी कि आसान शब्दों में कहा जाए तो पढ़ने पढ़ाने के दौरान जब अध्यापक विभिन्न प्रकार के प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके और पढ़ाने की प्रक्रिया को आसान करता है, जिसमें विद्यार्थी अधिक मात्रा में ज्ञान को सीख सके, उसे हम सपोर्ट सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। इस पे हम बातचीत करेंगे। हम मुख्य रूप से दो प्रकार की होती हैं। अब एक एक प्रकार को विस्तृत रूप में हम देखेंगे। परीक्षा के दृष्टिकोण से यह बिंदु अत्यंत महत्वपूर्ण है। विलंब न करते हुए अपनी कक्षाएं प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे टीचिंग सपोर्ट सिस्टम, यानी कि शिक्षा सहायता प्रणाली किसे कहा जाता है। प्रायः अध्यापक कक्षाओं में विद्यार्थी को पढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार के तरीकों का प्रयोग करके, जैसे कुछ प्रौद्योगिकी के रूप में देखा जाए तो डिजिटल बोर्ड का प्रयोग करके, उसके साथ साथ विभिन्न प्रकार के ग्लो मैप इत्यादि का प्रयोग करके वह विद्यार्थियों में रुचि उत्पन्न करता है एवं ज्ञान को आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित करने में आसान बनाता है। इसे हम टीचिंग सपोर्ट सिस्टम के नाम से जानते हैं। सरल एवं आसान शब्दों में कहा जाए तो टीचिंग सपोर्ट सिस्टम के द्वारा विभिन्न प्रकार के समावेशी प्रक्रिया को आपस में संयोज करके ज्ञान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने में सरल एवं सुसाध्य होता है। इसके परिणाम स्वरूप विद्यार्थियों की जो ग्रहण करने की क्षमता होती, अपने आप ग्रहण करने की क्षमता होती, उसमें कहीं ना कहीं वृद्धि होती है। उसे हम टीचिंग सपोर्ट सिस्टम कहते हैं। अध्ययन की सुविधा के अनुसार प्रायः इसको दो भागों में विभाजित किया गया है। अध्ययन की सुविधा के अनुसार इसको प्रायः दो भागों में विभाजित किया गया है, एक प्रारंभिक एक आधुनिक। एक एक करके हम दोनों बिंदु को देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे ट्रेडिशनल, जिसे प्रायः टीचर सेंटर मेथड के नाम से भी जाना जाता है। ट्रेडिशनल जिसे प्रायः अध्यापक केंद्रित भी कहा जाता है। इसका मुख्य रूप से प्रयोग व्याख्यान विधि में इस विधि का प्रयोग होता है, क्योंकि अध्यापक ही उसमें प्रमुख सर्वे सर्वा के रूप में रहता है। इसे ट्रेडिशनल सेंटर मेथड के नाम से भी जाना जाता है। यह मुद्दा अध्यापक केंद्रित होता है। इसमें कुछ प्रमुख उपकरण के रूप में, जैसे अध्यापक व्हाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड का प्रयोग करता है। इसके साथ साथ वह बोलकर या अपने नोट लिखवाकर विद्यार्थियों को ज्ञान को साझा करती। इस विधि का हमें मुख्य रूप से प्रयोग व्याख्यान विधियों प्रारंभिक कक्षाओं में चाक, डेस्क और ब्लैक बोर्ड के माध्यम से हमें देखने को मिलता है। इसे हम अध्यापक यानी कि टीचर सेंटर्ड अप्रोच के नाम से भी जानते हैं। दूसरे नंबर पे हम देखेंगे मॉडर्न प्रायः, जिसे टीएस यानी कि लर्नर सेंटर मेथड के नाम से भी जाना जाता है। टीएस जिसे प्रायः लर्नर सेंटर मेथड के नाम से भी जाना जाता है, शिक्षार्थी केंद्रित होती। इससे इस विधि का प्रयोग करके शिक्षार्थी यानी विद्यार्थियों को ध्यान में रखकर विभिन्न प्रकार की गतिविधियां एवं शैली का प्रयोग करके अध्यापक प्रायः विद्यार्थियों को अध्ययन कराते हैं और उनमें ज्ञान की जो प्रवाह दर है उसे अधिक मात्रा में परिपक्व के स्तर पे ले जाती। इसमें कुछ प्रमुख बिंदु है, जैसे हम देखेंगे कि इसमें कुछ प्रमुख बिंदु है, जिसे माइंड मैपिंग या कंसेप्ट मैपिंग के दौरान प्राय अध्यापक विद्यार्थियों में जानकारी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक देते हैं। उसका ब्रेन मैपिंग, जिसे विचार मंथन, थिंक पेयर शेयर और फिश बाउल। पुनः एक बार हम जो मॉडर्न यानी कि विद्यार्थी केंद्रित विधि है उस पर अब बात एक एक बिंदु पे करेंगे। इसके माध्यम से विभिन्न प्रकार की शैलियों का प्रयोग करके अध्यापक छात्र को समझाते हैं। इसमें कुछ प्रमुख शैली हैं, उन अब शैली पे एक एक हम करके बात करेंगे। सबसे पहले हम देख रहे हैं माइंड मैपिंग या कंसेप्ट मैपिंग, जिसे मन अवधारणा या मानचित्र कहते हैं। इस विधि के दौरान प्रायः विद्यार्थी या अध्यापक विद्यार्थी को समझाते हैं, तो उसमें विद्यार्थी पहले एक इमेज के दौरान वह कुछ कंसेप्ट विकसित करता है और उन कंसेप्टों को प्रायः तीर के माध्यम से आपस में जोड़ता है, जिसे माइंड मैपिंग कहते हैं। इसको हम फिगर के दौरान समझ लें, जिसे
माइंड मैपिंग कंसेप्ट ऐसे कहें कि अगर इसमें कोई विद्यार्थी कुछ अपनी योजना या कुछ अनेक कंसेप्ट सोचा तो उसे कम शब्दों में लिखेगा और प्रायः उसे अलग अलग घटनाओं से आपस में जोड़ता है, जिससे लंबे समय अंतराल उसके दिमाग में वह जानकारी स्थित रहती है, उसे हम माइंड मैपिंग कहते हैं। दूसरे नंबर पे ब्रेन स्टोरिंग यानी कि विचार मंथन। इस प्रकार के विधि का प्रयोग प्रायः दो समूहों के आपस में विचारों को साझा करने के लिए किया जाता है, जिससे उनके विचार मंथन यानी कि सोच समझ विकसित हो। इसे हम विचार मंथन या ब्रेन स्ट्रोमिंग के नाम से भी जानते हैं। प्रायः समूह में इस प्रकार की प्रक्रिया होती है, जिससे समूह के विचार और भी प्रबल रूप से सशक्त हस्ताक्षर के रूप में उत्पन्न हो। उसे हम विचार मंथन के नाम से भी जानते हैं। तीसरे नंबर पे थिंक पेयर शेयर। थिंक पेयर शेयर प्रायः कोऑपरेटिव लर्निंग यानी कि इसमें इसे सहयोगात्मक शिक्षण भी कहा जाता है। सबसे पहले अध्यापक अपने विद्यार्थियों से कुछ प्रश्न पूछता। विद्यार्थी प्रायः अपने जो मित्र या आसपास बैठे हुए छात्र हैं उनसे प्रश्न पूछता है। इस प्रकार की पूरी प्रक्रिया को थिंक पेयर शेयर के नाम से जानते हैं। पुनः कहेंगे कि थिंक पेयर शेयर उसे कहते हैं जब अध्यापक अपने छात्रों से कोई प्रश्न पूछता है, छात्र उन प्रश्नों का जवाब अपने न देने के बाद अपने विद्यार्थियों से उन बिंदुओं पे चर्चा करता है, उसे हम थिंक पेयर शेयर के नाम से जानते हैं। अंत में है फिश बाउल, जिसे फिश बाउल चर्चा कहा जाता है। इस प्रकार की विधि का प्रयोग करके इनर सेल और आउटर सेल यानी कि सुनने की क्षमता को विकसित करना और बोलने की क्षमता को विकसित करना, दोनों प्रकार की शैली इस विधि में काम करती। फिश बाउल उसे कहते हैं कि कुछ विद्यार्थी एक सर्कल के रूप में यानी कि कुछ विद्यार्थी सर्कल के रूप में बैठे रहते हैं, जिसे आउटर सेल यानी कि फिश कहा जाता है। इसमें कुछ विद्यार्थी बाहर किनारों पे बैठे रहते हैं, जबकि कोई एक विद्यार्थी बीच इनर सर्कल में जाके वह अपने विचार को रखता। बाकी विद्यार्थी बाहर बैठे हुए सुनते हैं। यह प्रक्रिया बार बार यानी कि यह प्रक्रिया बार बार विनिमय होती है, जिसके दौरान जो बाहर व्यक्ति बैठा हो वह पुनः अंदर जाता, अंदर बैठा हुआ व्यक्ति बाहर जाता। इसे हम फिश बाउल भी कहते हैं। इस प्रकार की विधि का प्रयोग करके सुनने की क्षमता में और परिपक्वता, इसके साथ साथ बोलने की क्षमता को अधिक मात्रा में विकसित किया जाता है। इसे फिश बाउल चर्चा कहते हैं। यानी कि एक बार पुनः देखेंगे, फिश बाउल के दौरान प्राय एक सर्कल में कुछ विद्यार्थी बैठे रहते, जो बाहरी सर्कल रहेगा उसे आउटर सर्कल कहा जाता है, और एक विद्यार्थी जो अंदर जाके किसी बात पे अपना विचार व्यक्त करता। बाकी विद्यार्थी बाहर बैठे उन विचारों को सुनते हैं। सुनने के उपरांत यह प्रक्रिया आपस में इंटरचेंज होती रहती है। इस प्रक्रिया के दौरान प्राय देखा जाए तो बोलने की क्षमता और सुनने की क्षमता दोनों में परिपक्वता आती है। अभी के लिए धन्यवाद।